हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कक्षा 11 का जो पेपर है आपका हिंदी साहित्य का, हिंदी लिटरेचर का पेपर। जो आपका एग्ज़ाम कोड रहेगा वो रहेगा 1117। तो आइए फटाफट से जुड़ जाइए। जितने भी प्रश्नों को हम करवाने वाले हैं वो सारे इंपॉर्टेंट हैं, आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं, इसलिए एक भी प्रश्न को छोड़ना नहीं है। सभी प्रश्नों को याद करके जाना है। जितने भी हमने वीडियो करवाई हैं सभी वीडियो को देख के जाना है। उनमें से क्वेश्चन आने की काफ़ी संभावना है, जैसे कि हर पेपरों में आ रहा है हमारे वीडियो में से कराए हुए प्रश्न, उसी तरीके से हमारे हिंदी साहित्य के वीडियो करवाए हमने, उनमें से आने की संभावना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है आपका जिसमें आपको दे रखा है अपठित गद्यांश। जहाँ भी अपठित गद्यांश या पद्यांश आ जाए उसको आपको ढंग से पढ़ना है, क्योंकि उसमें से आपसे शीर्षक भी पूछा जा सकता है, इसलिए इसको ढंग से पढ़ें। तो ये देखिए, साहित्य को समाज का प्रतिबिंब माना गया है। तो पहली लाइन में को ढंग से देख लिया आपने। समाज का प्रतिबिंब क्या है? साहित्य, अर्थात समाज का पूर्ण रूप साहित्य में प्रतिबिंबित होता रहता है। इस तरीके से इसको पूरा पढ़ना है। समाज और साहित्य के ऊपर पूरा आपका गद्यांश है। बाकी का गद्यांश देख लेते हैं। तो अब इसके प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है गद्यांश का उचित शीर्षक क्या होगा। देख लीजिए, पहला एक क्वेश्चन आपसे शीर्षक पूछ लिया, तो समाज और साहित्य का पारस्परिक संबंध आपका उचित शीर्षक रहेगा। नेक्स्ट है सेकंड नंबर, साहित्य समाज का प्रतिबिंब है क्योंकि यह समाज की वास्तविकता का द्योतक है। नेक्स्ट है थर्ड नंबर, साहित्यकार किस समाज का प्रतिबिंबित्व करता है जिसमें वह जन्म लेता है। अगर आपने ढंग से पढ़े हैं तो सभी के उत्तर इसी के अंदर मिल जाएंगे आपको, इसलिए हम आपको बार बार बोलते हैं कि गद्यांश के जो नंबर रहते हैं वो फ्री के नंबर रहते हैं, क्योंकि उनके उत्तर तो उसी के अंदर छुपे रहते हैं। फोर्थ नंबर है साहित्य की क्षणभंगुरता का कारण होगा, तो सामाजिक अवज्ञा इसका कारण रहेगा। अगला प्रश्न नेक्स्ट है, साहित्य हमारे सामने समाज का कौन सा चित्र प्रस्तुत करता है। तो यह यथार्थ चित्र प्रस्तुत करता है। 6 नंबर है आपका, कवि वास्तव में अपने काव्य का उपकरण चुनता है। तो वह चुनता है वातावरण से, रीति रिवाज से, लोक व्यवहार से, यानी कि उपरोक्त सभी आपका उत्तर रहने वाला है। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, वाल्मीकि, तुलसी और सूर के उदाहरण द्वारा लेखक चाहता है सशक्त प्रमाण। ऑप्शन नंबर से आपका सही उत्तर रहेगा। नेक्स्ट है, साहित्यकार समाज से घनिष्ठ रूप से संबंध रखता हुआ ही करता है। क्या करता है? साहित्य सृजन। नेक्स्ट है 9 नंबर, साहित्यकार अपनी समस्याओं का सुलझाव, अपने आदर्श की स्थापना अपने समाज के करता है, तो आदर्शों के अनुरूप ही करता है। इस गद्यांश का लास्ट प्रश्न है, सृजन शब्द का अर्थ है। तो सृजन का मतलब होता है रचना करना, निर्माण करना। अब है पहले क्वेश्चन का बैक पार्ट, जिसमें आपसे अपठित पद्यांश पूछा है। इसको भी ढंग से पढ़ना है, क्योंकि इसमें भी शीर्षक पूछा जा सकता है और प्रश्नों के उत्तर तो इसी के अंदर मिलेंगे, तो ये आपको ढंग से तो देखना ही है। ये देखिए, ये पूरा आपका पद्यांश है। अब इसका पहला प्रश्न है, प्यार भरा आंगन किसका है। तो प्यार भरा आंगन है धरती का। अगर आपने पहली लाइन ढंग से पढ़ी है तो इसमें उसका उत्तर छुपा हुआ है। दूसरा नंबर है, मस्त राग कौन सुनाते हैं। तो परिंदे मस्त राग सुनाते हैं। नेक्स्ट है, चिकने हरियल पत्तों सी क्या बजाते हैं। तो ये देखिए, चिकने हरियल पत्तों सी तालियां बजाते हैं। तो ऑप्शन ए आपका सही उत्तर रहेगा। नेक्स्ट है, पीले पड़कर कौन जड़ते हैं। तो पीले पड़कर जड़ते हैं पत्ते। नेक्स्ट है, आपस में कौन नहीं लड़ता है। तो आपस में वृक्षवंश नहीं लड़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, तुम भी वैसे ही रह सकते हो, यह पंक्ति किसके लिए कही गई है। तो इसका उत्तर देखने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें, जिससे आपको हर वीडियो की अपडेट टाइम से मिल सके। और डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, जाइए ज्वाइन कर लीजिए। अब इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है आपके सामने, ये पंक्तियाँ कही गई हैं मनुष्यों के लिए। नेक्स्ट है, उगने वाली कोमल कोपल से पंक्ति में अलंकार है। तो यहाँ इसका उत्तर लिखना भूल गए, तो इसको आप देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, कवि ने उपयुक्त पद्यांश में क्या संदेश दिया है। तो इसमें संदेश दिया गया है मिलजुल कर रहना। नेक्स्ट है 9 नंबर, परिंदे शब्द का अर्थ क्या है। तो परिंदे होते हैं पक्षी। लास्ट प्रश्न है, आपस में भेदभाव कौन नहीं करते। तो वृक्ष आपस में भेदभाव नहीं करते। अगला प्रश्न देखते हैं,
क्वेश्चन नंबर 2 है जिसमें आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। पहला है हिंदी साहित्य में रसों की संख्या क्या है? 11 है। अगर आपसे नवरस पूछे जाए तो उसमें संख्या होती है 9। नेक्स्ट है सेकंड नंबर, अलंकार शब्द का अर्थ होता है, तो अलंकार शब्द का अर्थ होता है आभूषण, या फिर हम कह सकते हैं सजाना। थर्ड है समाचार लेखन में कौन सी शैली का प्रयोग किया जाता है? तो उल्टा पिरामिड शैली का प्रयोग किया जाता है। 4 नंबर है बसंत तिलका छंद के प्रत्येक चरण में कितने वर्ण होते हैं? तो इसमें होते हैं 14 वर्ण। नेक्स्ट है जब एक ही सूचना, संदेश, निर्देश या फिर आदेश कई व्यक्तियों अथवा कार्यालयों को भेजना हो तो ऐसी परिस्थिति में लिखा जाने वाला पत्र कहलाता है परिपत्र। नेक्स्ट है 6 नंबर, चौपाई छंद कौन सा मात्रिक होता है? यह होता है सममात्रिक। नेक्स्ट है 7 नंबर, कार्यसूची के अनुसार लिखे गए निर्णयों का लेखा जोखा क्या कहलाता है? यह कहलाता है कार्यव्रत। 8 नंबर है भागलपुर शरद चंद्र के किसका गांव था? तो नाना का गांव, या फिर आप नानी बोल सकते हैं, दोनों एक ही होता है, यानी कि ननियाल था वो भागलपुर शरद चंद्र का, तो नाना का गांव। थर्ड है जिसमें आपके अतिलोकतात्मक प्रश्न है, उत्तर सीमा आपकी 15 से 20 शब्द रहेगी। तो पहला प्रश्न है इसके अंदर, हामिद के पिता की मृत्यु किस कारण हुई थी? तो आपको कारण बताना है किस वजह से हुई थी। नेक्स्ट है सूरज छाप टॉर्च बेचने वाला अपने दोस्त से कितने समय बाद मिला? तो वह मिला था 5 वर्ष बाद। नेक्स्ट है गूंगे शीर्षक कहानी में गूंगे को किसका प्रतीक बताया गया है? तो गूंगे को बताया गया है मेहनत और स्वाभिमान का प्रतीक। नेक्स्ट है ज्योतिबा फूले ने सर्वप्रथम कन्या पाठशाला की स्थापना कहाँ पर की थी? तो उन्होंने की थी पुणे के भिलेवाड़ी इलाके में। 5 नंबर है सुबह सिंह ने जसदेव को क्यों मारा था? खानाबदोश कहानी के आधार पर लिखिए। थोड़े लॉन्ग क्वेश्चन है तो यहाँ पे लिखवाना पॉसिबल नहीं होगा, तो आप एक बार सारे क्वेश्चन देख लें, फिर उनके उत्तर ढूंढने की कोशिश कीजिएगा क्योंकि समय बहुत कम बचा है। 6 नंबर है उसकी माँ कहानी क्या प्रेरणा देती है? 7 नंबर है अरे इन दोहुन राह न पाई मैं कबीर का क्या आशय है? 8 नंबर है संध्या के बाद कविता में संध्या को किस रूप में चित्रित किया गया है? 9 नंबर है बादल को घिरते देखा है कविता का वर्ण्य विषय क्या है? 10 नंबर है हस्तक्षेप कविता में किस प्रकार के वातावरण का उल्लेख किया गया है? 11 नंबर है निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश के अनुसार क्रम में लिखो। तो शब्दकोश के अनुसार लिखना है आपको एण आर आम तो आते होंगे, उससे आपको लिखना है सबसे पहले क्या आता है। नेक्स्ट है प्रतिवेदन किसे कहते हैं? 13 नंबर है दोहा छंद की 2 विशेषताएं लिखिए। नेक्स्ट है आपका प्रश्न रसावयव में विभाव से क्या तात्पर्य है? 15 नंबर है पहेली सा जीवन है व्यस्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? अब है आपके खंड पे जिसमें प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का रहेगा, उत्तर सीमा आपकी 40 से 50 शब्द रहेगी। 4 नंबर प्रश्न है सूरदास के काव्य की विशेषताएं लिखिए। 5 नंबर है पत्नी की आंखें नहीं हाथ हैं जो मुझे थामे हुए हैं से कवि का क्या अभिप्राय है? धूमिल की घर वापसी कविता के आधार पर उत्तर लिखिए। 6 नंबर है दुकान पर बैठे बैठे भी मकबूल के भीतर का कलाकार उसके किन क्रियाकलापों से अभिव्यक्त होता है? लिखिए। 7 नंबर प्रश्न है आपका जनसंचार की कोई 5 विशेषताएं लिखिए। 8 नंबर है डायरी लेखन के बारे में आप क्या जानते हैं? लिखिए। 9 नंबर है प्रेस विज्ञप्ति किसे कहते हैं? इसके लेखन हेतु किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है? बताइए। 10 नंबर है कार्यसूची की उपयोगिता बताइए। 11 नंबर प्रश्न है टेलीविज़न का महत्व व उपयोग समझाइए। नेक्स्ट प्रश्न है जिसमें आपको पद्यांश दे रखा है, 2 पद्यांश, दोनों में से किसी एक की आपको सप्रसंग व्याख्या करनी है। यह आपका पहला पद्यांश है फर्स्ट, और ये दूसरा है। दोनों में से कोई जो आपको ढंग से आता हो उसकी सप्रसंग व्याख्या करें। 14 नंबर क्वेश्चन है जिसमें आपको गद्यांश दे रखे हैं दो में से किसी एक की सप्रसंग व्याख्या करनी है। आपको गद्यांश दिखा देते हैं, यह आपके दोनों गद्यांश है। 15 नंबर प्रश्न है प्रेमचंद अथवा अमरकांत का साहित्यिक परिचय लिखिए। अवय खंडित है जिसमें प्रत्येक प्रश्न 6 अंक का है। 16 नंबर प्रश्न है भाषण की किन्हीं 4 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए, उदाहरण देकर सिद्ध कीजिए कि पाठ भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है। एक भाषण है, अथवा उन लड़कों ने कैसे सिद्ध किया कि जानकी सिर्फ माँ नहीं भारत माता है। उसकी माँ कहानी के आधार पर उसका चरित्र चित्रण
कीजिए। 17 नंबर प्रश्न है, देव ने दरबारी चाटुकारिता और दंभपूर्ण वातावरण पर किस प्रकार व्यंग किया है, विस्तार से लिखिए। अथवा हस्तक्षेप कविता सत्ता की क्रूरता और उसके कारण पैदा होने वाले प्रतिरोध की कविता है, स्पष्ट कीजिए। 18 नंबर प्रश्न है, प्रतिभा छुपाए नहीं छुपती कथन के आधार पर मकबूल फिदा हुसैन के व्यक्तित्व पर प्रकाश डालिए। अथवा आपको शरत और उसके पिता मोतीलाल के स्वभाव में क्या समानताएं नजर आती हैं, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। तो ये थे सारे महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके पेपर के अंदर आ सकते हैं। तो सभी प्रश्नों को ढंग से देख लें, याद कर लें, रट लें, और वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।